हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हमने कल की क्लास में हिंदी का जो चैप्टर है आपका सिल्वर वेडिंग को स्टार्ट किया था। जो मनोहर श्याम जोशी जी ने इसको लिखा था। ये कहानी है जिसके जो मुख्य पात्र हैं वो यशोधर पंत जी हैं। तो कल की कहानी को हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर, करते हैं इसको स्टार्ट। तो देखिए, सिल्वर वेडिंग का जो ये पार्ट हमारा चल रहा है, इसमें क्या है कि जो यशोधर पंत जी हैं वो किसी सरकारी दफ्तर के ऑफिसर हैं। ठीक है, इनके 4 बेटे हैं जो कि अपनी अपनी नौकरियों में व्यस्त हैं। तो यहाँ पर जो है वो अपने ऑफिस से 5:30 बजे इन्होंने जब अपनी फाइल का पन्ना बंद किया, इसके बाद ये अपने नीचे के जो कार्यकर्ता थे, जो उनके काम करने वाले थे, उनके नीचे जो काम करने वाले, उनसे उन्होंने मजाक करते हुए क्या किया, उनसे घड़ी को सुस्त बताया। ठीक है, तो इस पर जो है उनका उन्हीं के जो ऑफिस में असिस्टेंट ग्रेड में आए हुए एक लड़के चड्डा ने उनसे थोड़ा सा मजाक किया कि आपकी जो घड़ी है वो पुरानी हो गई है। ठीक है, तो आप नई घड़ी ले लीजिए। और इस पर उन्होंने क्या कहा कि हम पुराने हैं, जो पंत जी हैं, यशोधर जी पंत जी हैं, उन्होंने क्या कहा कि हम भी नए हैं और हमारी घड़ी भी, हम पुराने हैं और हमारी जो घड़ी है वो भी पुरानी है। तो उन्होंने बातों बातों में उन्होंने अपनी शादी की जो तारीख है वो बता दी। और उस लड़के को ये पता चला कि उनकी जो शादी की सिल्वर वेडिंग है वो आज के दिन में है। तो वो पार्टी मांगने लगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। चड्ढा के जोर देने पर बड़े बाऊ ने 10-10 के नोट दो और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। उन्होंने क्या कर दिया, पहले उन्होंने चड्ढा को, जो वहां का कर्मचारी था, उसको पहले 10 रुपए पकड़ाए। लेकिन जो चड्ढा लड़का था उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो सारे सेक्शन की जो व्यवस्था है, चाय पानी की जो व्यवस्था है, वो 10 रुपए से नहीं हो पाएगी। आप क्या कीजिए, 30 रुपए दे दिए। तो इसके बाद जो यशोधर पंत जी थे, उन्होंने क्या किया, 10-10 के और 2 नोट निकाले और क्या किया, उनको दे दिया। इसके बाद जो है सारे सेक्शन के जो हैं कर्मचारी, वो पंत जी को कहने लगे कि आप जो है अपनी वेडिंग जो पार्टी हो रही है आपके जो ऑफिस में, उसमें रुकिए। तो उन्होंने अपनी जो सिल्वर वेडिंग की जो दावत थी के लिए रुके नहीं। ठीक है, मात हाथ लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किशनदा की परंपरा में था। ठीक है, अपने वर्कर्स, अपने नीचे जो उनके वर्कर्स काम कर रहे थे और उनसे थोड़ा सा मजाक करना, ये उन्होंने अपने किशनदा से सीखी थी। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। ठीक है, मतलब कि वो उनके साथ मजाक तो कर लेते थे, लेकिन वो उनसे गप बैठ के चाय पानी पीना वो अपनी परंपरा के विरुद्ध समझते थे। तो इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई। ठीक है, तो देखिए जो पंथधर, जो आपके यशोधर पंत जी थे, उनकी जो है थोड़ा सा पुरानी विचारधारा थी वो, और उनके जो बच्चे हैं वो नए विचारों वाले हैं। ठीक है, वो मॉडर्न लोग हैं। तो वो घर में उनकी किसी से बनती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, 5:30 बजे ऑफिस से फिर बिड़ला मंदिर जाते हैं, जहां पर वो क्या करते हैं, या तो प्रवचन सुन लेते हैं या फिर प्रभु का ध्यान लगाने की जो है उन्होंने नई रीति अपना ली थी। यह बात उनके पति पत्नी को, उनके जो पत्नी और बच्चे हैं, उनको बहुत अखरती थी। ठीक है, बब्बा आप कोई बुढ़े थोड़ी हैं जो रोज रोज मंदिर जाया जाए। ठीक है, तो उनके बच्चे क्या कहते थे, दादी आप जो है इतने बुढ़े नहीं हैं कि जो आप क्या करें, रोज रोज मंदिर जाए। ठीक है, इतने ज्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं वे। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। उनके जो बच्चे और उनकी पत्नी हैं वो क्या कहते हैं कि आप अभी इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं कि जो आप भजन कीर्तन में लग जाते हैं, आप मंदिर जाते हैं, व्रत करते हैं। तो वो इन आलोचनाओं को, इन बुराइयों को वो क्या कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की किशनदा के अनुसार यही निशानी है।
यानी कि आप अपने बात पर अडिग रहें, यही उनकी क्या है, निशानी है। तो बिड़ला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं। तो बिड़ला मंदिर से उठ के वो कहाँ जाते हैं, पहाड़गंज में जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। और वहां से उठकर वो फिर कहाँ जाते हैं, पहाड़गंज में जाते हैं, जहाँ से वो अपने घर के लिए साग सब्जी खरीद कर लाते हैं। किसी से मिलना जुलना हो तो वह इसी समय कर लेते हैं, और वहीं पर वो इसी समय पर क्या करते हैं, किसी से उनको मिलना हो तो वो इसी समय पर मिल लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते हैं। उनका जो दफ्तर है वो 5 बजे छूट जाता है, लेकिन वो घर जो है 8 बजे से पहले कभी भी नहीं जाते हैं। आज बिड़ला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी, यानी कि उस खंडर पर पड़ी, जिसमें कभी किशन दा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। तो जब वो कहाँ से, बिड़ला मंदिर से जाते हुए कहाँ जा रहे थे, पहाड़गंज की तरफ जा रहे थे, तो उनकी जो निगाहें थी, उनकी जो नजर थी, उस अहाते पर पड़ी, उस खंडर पर पड़ी, जिसमें कभी जो है किशन दा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। ठीक है, किशन दा कौन है, जिन्होंने यशोधर पंत जी को जब वो मैट्रिक पास करके कहाँ से, अल्मोड़ा से दिल्ली आए, तो उन्होंने उनको शरण दी थी। वहां पर उन्होंने इनको रसोइया बना लिया था अपना। ठीक है, क्योंकि उस टाइम इनकी जो उम्र थी वो सरकारी नौकरी के लिए अभी कम थी, तो इन्होंने अपना इनको रसोइया बना लिया था। तो देखो उनकी नजर कहाँ पर पड़ी, जहां पर पहले कभी किशन दा का जो है क्वार्टर हुआ करता था, और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी। तो जो पहले के जो क्वार्टर्स थे उनको तोड़ करके, इसलिए वो खंडर बन गया था। ठीक है, और वहां पर क्या बनाई जा रही थी, 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी। इधर से गुजरते हुए कभी DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता था। ठीक है, क्योंकि वो पहले वहां उनके साथ रह चुके थे, तो जो वो खंडर उन्होंने तोड़ ताड़ करके जो नई बिल्डिंग बना दी थी, इसलिए जो है उनको बुरा लगता था। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ 1 मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। तो जो उनकी पुरानी यादें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, तो उनको ये चीज बुरी लगती थी कि उन सारे 1 मंजिले मकान को वो तोड़कर वहां पर इमारतें बना रहे थे। ठीक है, तो यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अब उनको ये भी नहीं पता है कि वो ठीक कर रहे हैं, बट उनको क्या लग रहा है कि जो उनकी यादें हैं उन क्वार्टर से, उन खंडरों से, उन मकान से, क्योंकि वहां पहले वो रह चुके हैं, तो उनको ये चीज बुरा लग रहा है कि वो उन यादों को तोड़कर नई मंजिलें वहां पर बना रहे हैं। तो उन्हें यह जरूर पता है कि उनकी जो यादों के गोल मार्केट के ढहाई जाने का जो गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटा रहना निहायत जरूरी है। ठीक है, एंड्रयूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुसार D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई। यानी कि उनकी जो पद था, उनका जो प्रमोशन हो गया था, तो उनको अच्छी जगह जो है, नई नई जगह पर, जो जैसे कि लक्ष्मीबाई नगर हो गया, पंडारा हो गया, इन जगहों पर उनको क्या मिल रहे थे, D2 टाइप्स के क्वार्टर मिल रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, मगर हर बार उन्होंने क्या कर दिया, गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। ठीक है, क्यों इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी वहां पर अपनी पुरानी यादें जुड़ी हुई थी, वहां पर वो पहले रह चुके थे। जब वो अल्मोड़ा से कहाँ आए, दिल्ली आए, तो तब वो किशन दा के साथ वहां पर रह चुके थे, और अब उनको किशन दा ने ही वहां पर नौकरी दिला दी थी, और वहीं से वो क्या हो गए थे, काफी उनकी उम्र हो गई थी, बच्चे हो गए थे। ठीक है, जब क्वार्टर टूटने का नंबर आया, तब उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम अलॉट कर दिया। यानी कि जहां पर भी क्वार्टर टूटता, वो दूसरी जगह उन पुराने क्वार्टर्स में अपने लिए अलॉट करा देते थे कि मुझे इसी के आसपास क्या है, क्वार्टर चाहिए, ना कि दूसरी जगह। ठीक है, तो इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में से एक अपने नाम अलर्ट करा लेते थे। तो पत्नी के यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, तो जब उनकी पत्नी ने क्या पूछा कि आप बार बार इन पुराने क्वार्टर्स में ही रहने की जिद कर रहे हैं,
तो जो ये आपके क्वार्टर टूट जाएंगे तो फिर आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, कि जब ये टूट जाएगा तब की तब देखी जाएगी। कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किसंदा यही फिक्रा कहकर मुस्कुराते थे। और उसी तरह वो क्या करने लगे? मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो किशनदा के बहुत ही प्रेमी थे, उनकी अनुयायी थी। जैसा वो करते थे वो उन्हीं का अनुसरण करते थे। ठीक है। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा था। क्यों होने लग गया था? क्योंकि वो जो है उन पुरानी विचारों के साथ पुराने क्वार्टर छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं थे। ठीक है। और इसी वजह से घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते थे। इसीलिए वो जो है 5 बजे छुट्टी होने के बाद भी 8 बजे से पहले कभी भी घर नहीं जाते थे। कभी वो बिड़ला मंदिर जाते थे, कहीं वो सत्संग सुनने जाते थे, और कभी वो सब्जी मंडी में सब्जी लेने चले जाते थे, और किसी से मिलना हो तो इसी टाइम पर वो करते थे। ठीक है। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। तो जब तक उनके बच्चे छोटे थे तो वो उनकी पढ़ाई में जो है उनकी मदद कर सकते थे। ठीक है। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया। अब उनका जो बड़ा लड़का था वो कहाँ? एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया था। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में नहीं आती। ठीक है। उनका जो लड़का था उनको अच्छी खासी सैलरी मिलती थी, लेकिन उनको ये अजीब सा अटपटा सा लगता था कि मेरा बच्चा क्या है, मेरा बेटा जो है साधारण है और इसको इससे ज्यादा जो है सैलरी मिल रही है। कोई कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। अब उनको क्या लगता था कि हम लोगों को इतनी कम सैलरी मिलती थी, और ये जो है अभी ज्वाइनिंग हुआ है, रिटायरमेंट के बाद हमें अब क्या मिल रहा है? रिटायरमेंट के टाइम पर इतनी सैलरी मिल रही है। कितना? 1,500 रुपया। ठीक है। और इसको जो है शुरू में ही 1,500 रुपये देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पेंच है। पेंच का मतलब है कुछ गड़बड़ है। ठीक है। जरूर ये कुछ गोलमोल कर रहे हैं जो इनको जो है इसको शुरू में ही इतना ज्यादा इसको सैलरी मिल रही है। तो यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार आईएएस देने की तैयारी कर रहा था, और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब यह पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। यानी कि उनके जो छोटे बेटे ने पिछले साल भी आईएएस की जो परीक्षा होती है उसको पास कर लिया था, लेकिन उनकी रैंक कम आने की वजह से उन्होंने क्या किया? उसको ज्वाइनिंग नहीं किया। ठीक है। तो उनको भी इस बात पर भी यशोधर जी को क्या था? ऐतराज था कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उनका जो तीसरा बेटा है वो स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है, और उनकी एकमात्र जो बेटी है केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही थी। यानी कि जो उनकी बेटी है उनके लिए रिश्ते आ रहे थे, वो क्या कर रही थी? उनको अस्वीकार कर रही थी, मना कर रही थी। बल्कि डॉक्टरी के लिए उच्चतम शिक्षा के लिए वो स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही थी। ठीक है। तो यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहां समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपने में परायापन पैदा करे। तो कभी कभी तो वो खुश होते थे कि हम मेरे बच्चे जो हैं सब अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनको ये क्या लगता था कि ऐसी खुशहाली भी कैसी जो अपनों को ही परायापन पैदा करे। तो अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की जो अपेक्षा वो कर रहे थे उन्हें समहाउ जस्ती नहीं, यानी कि जो उनकी बेटी के लिए जो रिश्ते आ रहे थे वो उनको रिजेक्ट करके, उनको क्या करके अस्वीकार करके जो उनकी बेइज्जती कर रही थी, तो उनको ये थोड़ा अजीब सा लग रहा था, उनको ये जच नहीं रहा था। तो एनीवे जनरेशन में गैप होता ही है, सुना है। तो अब खुद से ही क्या कहने लगे यशोधर जी कि जो जनरेशन है उसमें गैप होता ही है। ऐसा कहकर वो स्वयं को दिलासा देते हैं पिता। तो ऐसा वो खुद से ही कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, एनीवे जनरेशन में गैप तो होता ही है।
और ऐसा कहकर वो खुद को ही क्या दे रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, कोई बात, ठीक है। तो यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, आधुनिक का मतलब मॉडर्न नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉड बना डाला। कुछ यह भी कि जिस समय उनकी जो शादी हुई थी यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊजी और उनकी 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। यानी कि जब वो गांव से उनकी शादी हुई थी यशोधर बाबू की, तो गांव से उनके जो ताऊजी हैं और उनके 2 बेटे और उनके बहुएं उनके साथ रहा करती थी, ठीक है। तो इस संयुक्त परिवार में पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे। तो इस जो उनका संयुक्त परिवार था उसमें बहुओं में अनबन होती रहती थी अंदर ही अंदर, ठीक है। लेकिन ताऊ जी के डर से कोई भी कुछ कह नहीं पाता था, ठीक है। तो यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया। तो उनको भी क्या है, उनसे नाराजगी है कि जब वो बहुएं आपस में उनका जो मन मुटाव था तो उनके पति ने भी उस समय उनका साथ नहीं दिया, जेठानियों की चलने दी। तो वो क्या कहती हैं कि उन्होंने जेठानियों की ही चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। तो वो कहती हैं कि जब वो जवान थी वो जेठानियों के नीचे दबी रही, ठीक है, जेठानियों की सुनती रही। उस समय भी हमारे पति ने, यशोधर पंत जी ने उनका साथ नहीं दिया, ठीक है। तो वो क्या कह रही हैं कि जवानी में भी जो है मुझे ऐसे रखा गया जैसे कि मैं बुढ़िया हूँ। जितने भी नियम इनकी बुढ़ियाताई के लिए थे, वो क्या कहती हैं कि जितने भी नियम जो है इनकी बुढ़ियाताई के लिए थे सब मुझ पर लागू करवाए, ऐसा कहती हैं। अब घरवाली बच्चों से और बच्चे उनसे सहानुभूति व्यक्त करते हैं, यानी कि जो उनकी बहुएं हैं वो अपने पतियों से और इनके बेटे जो है इनसे सहानुभूति व्यक्त करते हैं कि हाँ उस टाइम जो है हमारे पिताजी ने हमारी माँ का जो है साथ नहीं दिया, ठीक है। तो फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती हैं, तुम्हारी ये बाबा आदम के जमाने की बातें मेरे बच्चे नहीं माने तो इसमें उनका कसूर नहीं है। तो वो अपने बच्चों का साथ देते हुए क्या कह रही हैं कि तुम्हारी जो ये पुराने जमाने की बातें हैं उनकी उन बातों को अगर मेरे बच्चे नहीं मानते हैं तो उनमें उनका जो है कोई भी दोष नहीं है, कोई भी उनका कसूर नहीं है। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो। तो वो क्या कहती हैं कि जब जो सुविधा होगी मैं उस हद तक ही आपकी बातों को मानूंगी। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात। तो उन्होंने क्या कहा कि जो है अब जो है ये बात मैं अब आपकी बात नहीं मानूंगी। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकताओं का आचरण करती है। तो यशोधर बाबू साइनल बुढ़िया, चट्टाई का लहंगा और बूढ़ी मुंह मुहासों लोग करे तमाशे, ठीक है, बूढ़ी मुंह मुहासे लोग करे तमाशे कहकर उनके विद्रोह का वो क्या कर देते थे, मजाक में उड़ा देना चाहते थे। तो जब उनकी पत्नी उनको इतनी बातें सुनाने लगी कि जब जवानी के दिन थे तब आपने क्या किया, जेठानों की बात सुनी, मेरी तरफ आपने मेरी बात नहीं सुनी। तो वो क्या कहने लगे यशोधर पंत जी कि क्या कहने लगे, सानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुंह मुआ से लोग करे तमाशे कहकर उनका विद्रोह करके मजाक उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं का ही बन रहा है, यानी कि जो भी वो कह रहे हैं वो उन्हीं की पत्नी है, उन्हीं का वो परिवार है, ठीक है। जिस जगह किशन दा का क्वार्टर था उनके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या यह अब बेटर नहीं रहता कि किशन दा की तरह घर गृहस्थी का जो बवाल ही न पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। तो अभी भी जो है किशन दा कहाँ पर खड़े हैं, उस क्वार्टर पर खड़े हैं और उन क्वार्टर के सामने, उस खंडर के सामने खड़े होकर ये सब सोच रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं कि
इस जगह उनका जो क्वार्टर था वहां खड़े होकर उन्होंने क्या किया, एक गहरी सांस ली। ठीक है, सांस छोड़ी। यशोधर जी ने क्या पूछा कि ये बेटर होता कि अगर किशनदा की तरह मैं भी शादी नहीं करता, ये गृहस्थी का जो बवाल मैंने पाला है वो नहीं पालता, लाइफ जो है सोसाइटी के लिए मैं क्या कर देता, डेडिकेट कर देता। ठीक है, तो फिर उनका ध्यान उस ओर गया, बाल जति किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। तो उन्होंने फिर ये भी सोचने लगे कि अगर मैं शादी नहीं करता तो वो किशनदा के बुढ़ापे पे चले गए। वहां सोचने लगे कि उनके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश कहीं ना कहीं जमीन ले ली। तो उनके जितने भी साथी थे उन्होंने कहीं ना कहीं जमीन ले ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ना तो उनका परिवार था, ना गृहस्थी थी। वो हमेशा दूसरों के लिए अपना जीवन क्या करते थे, जीते थे। ठीक है, तो उनको इस चीज का कभी ध्यान नहीं रहा कि मुझे जमीन लेनी है, मकान बनवाना है। ठीक है, रिटायर होने के बाद 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। तो जब रिटायरमेंट उनका हो गया था किशनदा का, तो उसके बाद जो गवर्नमेंट जो सरकारी कमरे होते हैं, क्वार्टर्स होते हैं, उनको फिर वो खाली करा देते हैं। तो 6 महीने के बाद जब उनका क्वार्टर क्या हो गया, खाली करना पड़ा, तो उसके बाद तो हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत कर इतने सारे लोगों में से किसी ने भी उन्हें अपने यहाँ रखने को की पेशकश नहीं की। उन्होंने जितने भी उपकार किए थे, जब उनको उस क्वार्टर्स को खाली करना पड़ा तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि आपने हम पर इतना उपकार किया है तो आप हमारे घर पे रहिए। तो वो क्या कहने लगे कि जब उनको क्वार्टर्स खाली करना पड़ा तो तब तो हद ही हो गई। उनके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि आप हमारे घर में रहिए। स्वयं यशोधर बाबू उनके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय यशोधर बाबू क्या कह रहे हैं कि स्वयं में भी जो है उनके सामने उनकी भी क्या थी, मजबूरी थी, क्योंकि उस समय उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों में के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। ठीक है, तो किशनदा 3 परिवार कौन, दो, एक तो उनका परिवार था और 2 उनके जो ताऊ जी थे, उन ताऊ जी के जो बेटे थे और उनकी बहुएं थे वो साथ साथ रहते थे। ठीक है, तो किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट गया। तो जो किशनदा थे वो पहले 2 साल 1 साल कहाँ रहे, कुछ साल राजेंद्र नगर में रहे और फिर अपने गांव लौट गए। साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई और ज्यादा पेंशन खा न सका बेचारा। तो क्या कहने लगे कि साल भर में ही जब वो अपने गांव चले गए उनकी मृत्यु हो गई और वो अपनी जो है पेंशन भी नहीं खा पाए। विचित्र बात तो यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई। ठीक है, इस रिटायरमेंट होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उनके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया। क्या जवाब दिया? जो हुआ होगा। ठीक है, यानी पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, तो उन्होंने जब उसकी बिरादरी के किसी आदमी से पूछा कि जो यशोधर बाबू हैं उनकी मृत्यु कैसे हुई, उनकी मृत्यु का कारण पूछा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ होगा। तो जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते हैं, तो यशोधर बाबू क्या सोच रहे हैं कि जिन बच्चों के जो हैं बाल बच्चे नहीं होते हैं, घर परिवार जिनका नहीं होता है, उनकी रिटायरमेंट के बाद जो हुआ होगा से ही मौत हो जाती है। तो वो क्या कहते हैं कि अगर उनका परिवार होता, अपना परिवार होता, तो उनको अच्छे से रखते। ठीक है, और अच्छे से नहीं भी रखते तो कम से कम उनको ये तो पता होता कि उनको क्या हुआ है, उनकी कैसे मृत्यु हुई है। तो वो ये कहते हैं कि जिनका घर परिवार नहीं होता है, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो उनका जो है जो हुआ होगा से ही मौत हो जाती है। यह जानते हैं यशोधर जी। ठीक है, तो बच्चों का होना भी जरूरी है। आप देखिए वो क्या सोच रहे हैं, पहले वो खुद ही सोच रहे हैं कि काश मैंने शादी नहीं की होती। ठीक है, और शादी जब वो ये सोचते हैं फिर उसके बाद वो किशनदा की जो है उनको याद आती है कि किशनदा की जो है लास्ट टाइम पे उनकी जो है मृत्यु कैसे हो गई थी, जो हुआ उनको मृत्यु के बारे में, उनकी मौत के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चला। तो फिर वो ये सोचने लगे कि ठीक है, परिवार होना भी, बच्चे होना भी जरूरी है। यह सही है, यशोधर के बच्चे जो है मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। तो यशोधर बाबूजी के जो बच्चे हैं और उनकी पत्नी है वो मनमानी कर रही है, तो उनको ये भी संकेत मिल रहा है कि इनकी जो है
इनकी वजह से इनको आगे कोई भी सुख नहीं मिलने वाला है। लेकिन यशोधर जी जो हैं अपने मर्यादा पुरुषोत्तम किशनदास से सुनी हुई यह बात नहीं भूले कि गधा पच्चीसी में कोई क्या करता है। तो यहाँ पे देखिए गधा पच्चीसी में कोई क्या करता है, इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदा बताते हैं कि जिस तरह मैंने, देखिए वो क्या कहते हैं, उनके जो मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष जो है किशनदा हैं, जिनको वो अनुसरण करते हैं, वो क्या कहते हैं कि गधा पच्चीसी यानी कि जवानी में कोई क्या करता है, इसकी जो है चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो है बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। जब जिम्मेदारी पड़ती है, जो जवाबदारी सर में पड़ती है, तो हर आदमी क्या हो जाता है, समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर जी को विश्वास नहीं होता है, यदि जो है जो यशोधर पंत जी हैं उनके बच्चे अपनी मनमानी कर रहे हैं, ठीक है, वो उनकी बातों से, उनकी जो मनमानी है उससे परेशान है, उनकी जो विचारधाराएं हैं वो पुरानी हैं, ठीक है, तो उनको इस बात का विश्वास तो नहीं होता है। लेकिन वो क्योंकि वो बात किशनदा ने कही है तो वो उस बात को क्या कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। और फिर ये भी सोच रहे हैं कि यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं हो जाता है, तथापि किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैं जवानी में क्या थे 50 किस्म की खुरापात की। तो जो किशनदा हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं कि जवानी में उन्होंने क्या की, 50 तरह की जो है खुरापात करते थे। लकड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के करके मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देख आना, कौन कौन से कर्म ऐसा जो तुम्हारे किशनदा ने नहीं कर रखा है। तो किशनदा उनको बताया करते थे कि जब वो जवानी में थे तो वो क्या करते थे, अलग अलग तरह की जो वो करते थे, खुरापात किया करते थे। तो वो ये भी सोच रहे हैं कि जो हमारे जिनका मैं इतना अनुसरण करते हैं वो भी जवानी में क्या थे, खुरापाती थे, तो ये तो मेरे बच्चे हैं, जवानी है, तो वो बाद में इनको जो है अकल आ जाएगी, तो जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी, तो सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। यह भी किशनदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है। तो वो क्या कहते हैं कि जब बच्चों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो वो खुद ही क्या हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पच्चीसी के लंबे दौर से गुजरता। तो वो फिर ये भी सोचने लग जाते हैं कि मेरे पिताजी जो हैं जल्दी गुजर गए थे, अगर वो नहीं गुजरे होते तो मैं जो गधा पच्चीसी के लंबे दौर से गुजरता, यानी कि जवानी में मैं भी क्या करता, अपनी मनमानी करता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ली। तो अपने बच्चों को क्या कह रहे हैं कि जब तक बाप है तब तक आप क्या कर लो, मौज कर लो। यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया कहते हैं, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। ठीक है, तो उनको जो है उनकी गैर जिम्मेदारानी जो हरकतें हैं वो भी कभी कभी अच्छी लगती हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने सिल्वर वेडिंग का जो पार्ट है ये पढ़ लिया है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की कहानी को पढ़ेंगे। यहाँ पर यशोधर पंत जी जो पुराने विचारों वाले व्यक्ति हैं, वो अपने परिवार के साथ जो है सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। उन जो विचार हैं वो अपने परिवार और पत्नी से नहीं मिल पा रहे हैं। तो आज उनकी सिल्वर वेडिंग है, लेकिन वो ऑफिस में पार्टी देकर वहां से निकल गए, मंदिर की ओर चले गए, और रास्ते में उन्हें किशनदा का वो खंडर, वो क्वार्टर मिला जहाँ पर वो पहले रहा करते थे। तो वहां पर वो कुछ विचार में खो गए। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।